नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। 28 दलों के नेताओं के साथ बैठे, मगर नीतीश कुमार की डिमांड पूरी नहीं हुई। संयोजक पर फैसला नहीं हुआ। इस मीटिंग में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, डी राजा, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए हैं। मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, मगर नेताओं ने मीडिया से बातचीत में इसका जिक्र नहीं किया है। इंडिया की तीसरी मीटिंग में 3 संकल्पों पर सहमति बनी है। इंडिया के सभी दल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के बारे में सभी दल जल्द ही सहमति से फैसला लेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि वह सहयोगी दलों को कितनी सीट दे सकते हैं, इस पर जल्द से जल्द अपना पक्ष रखें। इंडिया के नेता पूरे देश में एक साथ रैली करेंगे। भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। मीडिया कैंपेन कई भाषाओं में चलेगा। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया। मोदी कैसे करेगा? कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। आज जिन लोगों ने एक भरोसे से देश की कारोबार चलाने की जिम्मेदारी भारत की जनता पार्टी इन लोगों के साथियों के हाथ में दी, आज वही लोगों में एक तरह से नाराजगी की भावना थी, जगह जगह पर देखने के लिए मिलती है। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा है, सही निकल रहा है। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है। कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। देश के इतिहास को ये बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा
और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। ये जो मीटिंग हुई, ये जो बैठक हुई, इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए, इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानने के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। सर, जैसा कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें 3 संकल्पों पर सहमति बनी है, क्या कुछ 3 संकल्प हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, INDIA ने शुरू से ही ये संकल्प लिया है कि हमें मोदी को हराना है। हराने के लिए पूरे देश में यदि जो विपक्ष है सबको एकजुट होकर रहना है और एकजुट होकर ही लड़ना है। देखिए, इसमें जो प्रमुख एक कारण है जिस कारण से अभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या INDIA NDA से फाइट कर पाएगी कि नहीं, उसके एक झलक इस मीटिंग में देखने को मिला है। लोगों को आशंका थी कि ये सारे पार्टियां जो विपक्ष में है ये एक हो पाएंगे कि नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, सभी की विचारधाराएं बहुत अंतर है, लेकिन ये सब मोदी के खिलाफ है। एक और देखिए, ममता बनर्जी है, दूसरी ओर कांग्रेस है, केजरीवाल है, ये सारे लोग मिलना तो चाहते हैं, लेकिन सब अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं। यही वो पैच है जिस कारण से मोदी को हराना कठिन होता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जब आप एक होके लड़ोगे नहीं तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है। तो इसीलिए सब एक होके ये जो मुंबई में मीटिंग ली है, मीटिंग लेके सबसे पहले संकल्प लिया है सब एक हो जाए। उसके बाद आता है कि सीटों का बंटवारा, मतलब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसके लिए जो है ये बंटवारा किया जाएगा। वही एक मुद्दा है जिस कारण से आगे हो सकता है कि और पेच इसमें फंस जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इस INDIA के मुखिया बनना चाहते हैं। शरद पवार जी बहुत सीनियर है, उनको भी प्रधानमंत्री के दावेदार बनाया जा सकता है। उसके अलावा ममता बनर्जी इस पद के लिए लालायित है। केजरीवाल भी तैयार बैठे हुए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के दावेदार बनाया जाए। तो सबसे पहली चुनौती इनके सामने ये थी कि एक होके एक संगठन का निर्माण किया जाए, एक झंडा हो। इसमें देखिए 3 मीटिंग के बाद जाके ये सॉर्ट आउट कर पाए कि हम लोग सब एक है। अब दूसरी लड़ाई ये होने वाली है कि जब ये टिकटों का बंटवारा होना है, उस समय जाके जो है फिर लड़ाई होना है कि कौन किस स्टेट में कितने सीटों पर चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। इस लड़ाई के बाद ही जाके जो है ये माना जाएगा कि ये INDIA एक है। और जब एक हो जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी के साथ में फाइट ये दे पाएंगे। तो एक होने के लिए अभी बहुत दूर की कौड़ी हमको दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि जब तक ये एक होके लड़ेंगे नहीं और सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते अगले चुनाव में क्या होने वाला है। दूसरी बात यही है कि जैसे ही मुंबई मीटिंग में कुछ निर्णय होने वाला है, उसके पहले ही मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस बुलवाया। अब मतलब ये है कि विशेष सत्र में क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है।
हो सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा हो और पार्लियामेंट में हाउस में उसके कानून बन जाए, तो इस तरफ भी जो है मीटिंग का ध्यान आकर्षित कराने में मोदी सफल रहे। तो अब देखना ये है कि 18 से 25 तारीख के 23 तारीख के बीच में क्या होने वाला है, तो उस पर भी नजर रहेगी। अब उसके बाद ही INDIA का जो निर्णय होगा वो दिलचस्प होगा, क्योंकि यदि एक देश एक इलेक्शन का यदि कानून बन जाता है तो इसमें घिरना निश्चित रूप से तय है। जी बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि कल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, उसमें लगभग 13 से 14 लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हम इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि बाकी लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आए आने वाले समय में? नहीं, देखिए, इसमें 3 जो समितियां बनी है, तीनों समिति में उन सीनियर्स को शामिल किया गया जो इसमें बड़ी पार्टी के रूप में इसमें शामिल है और जो सीनियर है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिन पार्टियों को शामिल नहीं किया गया वो बहुत छोटी पार्टियां हैं और बहुत ही जो है वहाँ उनके सांसदों की जो संख्या भी बहुत कम है। यही कारण है कि अधिकतर जिन लोगों को लेना चाहिए वो इन समितियों में लेके मतलब लेना पर्याप्त हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि वो इन समिति के सदस्य नहीं बन पाए, इसीलिए वो सहमत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इनके साथ शामिल रहेंगे। समिति में शामिल ना होना, इंडिया में शामिल ना होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनसे अलग नहीं हो रहे हैं। ये केवल हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन समिति में लेना, समिति में क्या है, देखिए, सभी पार्टियों के एक सदस्य भी समिति में लेंगे तो समिति भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस कारण से जो है समिति छोटी होना ठीक है, ताकि मीटिंग में अनुपस्थित ना रहे, मीटिंग में सारे लोग उपस्थित रहे। दूसरी तरफ ये है कि कोई भी मीटिंग बुलाते हैं, ये सवाल तब भी उठ सकता है जब कोई मीटिंग में शामिल ना हो। तो यही कारण अभी से जो है समिति छोटी रख के उसमें अधिकतर लोगों को अगले मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं। जी 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 जी। जैसा कि ये मीटिंग हुई कल, इसमें बहुत सारी कमेटी बनी, कुछ लोग को इन्वॉल्व किया गया, कुछ लोग को नहीं इन्वॉल्व किया गया, लेकिन एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि वहाँ पे कपिल सिब्बल मौजूद रहे और कपिल सिब्बल को देखते ही तमाम नेता वहाँ पे नाराजगी जाहिर करने लगे कि उनको देखते ही मतलब उनका जो माइंडसेट था वो अलग ही नजर आया। ऐसी मीडिया में भी खबरें छपी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं जी। और गांधी परिवार के बहुत नजदीक रहे और दिल्ली की राजनीति करते हैं। और जितने भी देखा ये गया कि जो कांग्रेस के ओर से जो कानूनन लड़ाई है वो अधिकतर पहले कपिल सिब्बल जी लड़ते आए हैं और कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। बावजूद इसके कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, छोड़ के चले गए वो समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में जाके उन्होंने राज्यसभा के सीट भी हासिल की और कल वो लिस्ट में शामिल नहीं थे। मतलब ये है कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो बिन बुलाए मेहमान थे। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बिन बुलाए मेहमान थे। तो जैसे ही उनको देखा वैसे ही स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को तो आपत्ति होना ही चाहिए था कि जब मीटिंग में नाम नहीं है उनके अतिथियों में तो फिर ये कहां से आ गए। इसी कारण से थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी, लेकिन बाद में जो है पार्टी के अन्य पार्टी के लोगों ने और नेताओं ने जो है कांग्रेस को मैनेज कर लिया। लेकिन ये देखा जाए कि कपिल सिब्बल निश्चित रूप से वहां बिन बुलाए मेहमान के रूप में पहुंचे थे। यही कारण है थोड़ा वहां की स्थिति बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, लालू यादव जब वहां पे अपने आप को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये वो शब्द है जी, जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने भी यही कहा था और यही सवाल जो है विपक्ष से बार बार दोहराए, क्योंकि दोहराने के कारण इनको ये है कि अल्पसंख्यकों की वोट जो है इन नेताओं को पाना है
जी। आप एक देखिए, जितने लोग वहाँ पर शामिल थे, इनका जो मूल वोटर है सभी का, हाँ हाँ ये अल्पसंख्यक है। जी। इसी कारण से जो है सभी ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर उनका अधिकार हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन जो है इस टाइप के बातें विपक्ष हमेशा जो है बोलते रहते हैं। जी। तो ये विदेशों में भी जो है इसकी सूचना जाती है कि देश में अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब आप देखिए, यूपी का मॉडल जो है पूरे इंडिया नहीं है, खाली विदेशों में भी अपनाया बुलडोजर मॉडल। बिल्कुल। तो उसको अगर ये कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के बीच में यदि ज्यादा मुलजिम है और उनके ज्यादा बुलडोजर उनके घरों में चले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो इससे देश में सुधार तो आया है, भले ही इसमें सूचना कुछ गलत दे कि भाई आप इनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये विदेश से भी आवाज उठने लगी है। लेकिन धीरे धीरे जो विदेशी जो नेता है उनको समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान का जो मॉड्यूल है वही मॉड्यूल जो है आतंक को निपटाने के लिए सही मॉड्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात लालू यादव ने की, लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी अलग लहजे में बात किए। उन्होंने कहा कि सामने मीडिया वाले मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया को जो है केंद्र ने कब्जा करके रख लिया है। हमारे इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो आप लोग फ्री रहेंगे और आप जो खबर छापना चाहेंगे वो छापेंगे। उन्होंने मीडिया पर सीधे सवाल उठाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया हमेशा जो है निष्पक्ष रही है और मीडिया हमेशा निष्पक्ष है। बिल्कुल। कुछ मीडिया जरूर सत्ता के साथ चलने की कोशिश करते हैं और ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। जी। आप ये देखेंगे कि कांग्रेस के टाइम पे 3 मीडिया घराना तो खुद के ही था। तो मीडिया पर तो हमेशा सरकार की नजर रहती है और सरकार हमेशा जो है मीडिया को अपने हिसाब से चलाना भी चाहती है। बिल्कुल। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मीडिया को सरकार के साथ चलना नहीं चाहिए, ये बात सही है। नीतीश कुमार ऐसा बोल रहे हैं, इस बात का समर्थन मैं नहीं करता कि आज अगर सरकार मोदी का है तो मीडिया सरकार के पक्ष में है और सरकार के दबाव में है, और कल अगर नीतीश कुमार की सरकार या कोई INDIA के सरकार बन जाए तो उसमें मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है काम कर पाएंगे। इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मीडिया हमेशा, कुछ मीडिया सरकार के पक्ष में रहती है, कुछ मीडिया सरकार के खिलाफ रहते हैं। और ये बात जरूर कहा जा सकता है, सरकार के पक्ष में काम करने वाले जो मीडिया है वो उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन अब जो है ये उन्होंने जो संदेश दिया है, इससे सहमत ना होते हुए मैं इसमें सहमत हूँ कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। जी जी बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पे इंडिया की लगातार बैठकें हो रही हैं और कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे एक लीडर उभर के निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स बना दिए गए हैं, लेकिन एक कोई इसका लीडर नहीं नजर आ रहा है। और अगर एक लीडर नहीं रहेगा तो शायद गठबंधन को चलाना और एक डायरेक्टर जो डायरेक्ट करते हैं चीजों को, वो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने बिल्कुल सवाल सही उठाया है। इनके INDIA का जो है सबसे मेन जो दिक्कत है वो ये है कि उनके लीडर जो है वो अभी तक घोषित नहीं है। किसके चेहरा देख के लोग वोट देंगे? देखिए, जब मोदी वर्सेस राहुल गांधी है तो इसमें बहुत बड़ा गैप निर्माण होता है कि कहाँ मोदी है और कहाँ राहुल है। ऐसे स्थिति में कि जो विपक्ष है वो भी फूक के कदम रखना चाह रहे हैं कि बिहार में हो सकता है कि नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार किया जाए, बंगाल में ममता बनर्जी का प्रचार किया जाए, दिल्ली के आसपास जो है केजरीवाल का प्रचार किया जाए। इसी प्रकार से जहां राहुल गांधी के इफेक्ट वाले क्षेत्र है वहां राहुल गांधी के नाम पे प्रधानमंत्री का चर्चा की जाए, वहाँ जैसे ही महाराष्ट्र में शरद पवार की बात की जाए। तो इस टाइप का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक नाम मान के चलिए कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा हो जाए तो महाराष्ट्रियन लोग क्यों उसमें ध्यान देंगे, कोलकाता के लोग क्यों ध्यान देंगे, या साउथ के लोग क्यों देंगे कि यार मोदी को ही देना ठीक है। तो वैसे ही उनका नीतीश कुमार का वजन कम हो जाएगा। इसीलिए जो है जो विपक्ष है, इनकी जो भूमिका है और इनके जो सोच है ये बिल्कुल सही है। इस मामले में जो है इनको एक फायदा मिल सकता है
लेकिन जनता जो है, जनता के दिल में ये हमेशा एक जिज्ञासा बने रहेगी कि मोदी के सामने कौन। हम अगर मोदी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो अगला कौन है जो देश को चला सकता है, तो उसका नाम तो आपको देना पड़ेगा। तो जनता में जो है जब ये सवाल उठेगी तब इनको एक नाम देना पड़ेगा। लेकिन ये इनके प्लान यही है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाए ताकि उस जगह के जो प्रभावशील जो नेता है उनका फायदा उनको विपक्ष को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, आपने एक बात बहुत सही कही कि अगर यहाँ पे लीडर एक नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी गठबंधन को लेके चलना। और सबसे बड़ी बात है कि इनके लिए लीडर निकालना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग अहमियत के साथ सारे नेता जुड़े हुए हैं। अब बिहार के नेता को पश्चिम बंगाल में कोई वोट नहीं देगा। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ पे एक लीडर का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लीडर का निकलना भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें एक लीडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लीडर नहीं रहा तो इसको लेके चलना, इसको एक तरीके से गाइड करने में बहुत मुश्किल आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक लीडर को लाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें लोग मजबूर नज़र आ रहे हैं कि आखिर किसको लीडर बनाया जाए, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अगर कोई नेता इसमें शामिल है तो उसको साउथ के कोई भी नागरिक जो है वोट नहीं देगा। तो यहाँ पे साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। ऐसी चुनौतियां हैं जिनको इस गठबंधन को डिसीजन लेने में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।